अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने बताया कि रदरफोर्ड ने जो है वो एटम का मॉडल पेश किया था। सबसे पहले एटम का मॉडल जे थॉमसन ने पेश किया था, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था। तो प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट किया था रदरफोर्ड ने जब उसने गोल्ड फॉयल शीट पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो उसने जो है वो एटम का जो है वो मॉडल पेश किया, इन एटम का स्ट्रक्चर बताया। तो रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड फॉयल शीट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट जब की, तो उसने देखा कि इन रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर जिंक सल्फाइड कोड स्क्रीन पर उसने ऑब्जर्व किए। तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉयल शीट से टकराने के बाद जो है वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो इस शीट में से सीधे गुजर जाते हैं। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जब इस गोल्ड फॉयल शीट के साथ टकराते हैं तो उनकी लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्शन होती है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये असल में क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचर में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। तो उनकी वो रेडिएशंस जब दूसरे एलिमेंट के साथ टकराती हैं तो वहाँ पर जाकर जो है फर्दर डिसोसिएट हो जाते हैं और नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो गोल्ड फॉयल शीट के ऊपर जो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो उस बम्बार्डमेंट से रदरफोर्ड जो है वो ये बताने में कामयाब हो गया कि यानी एटम का डायमीटर क्या है, और साथ में उसने ये भी बताया कि एटम की निस्बत न्यूक्लियस जो है वो उसका साइज़ छोटा होता है। यानी रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम के सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और एटम का साइज़ जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का डायमीटर एटम के डायमीटर से कम होता है। ही वॉज एबल टू यूज़ द रिपल्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स। यानी अब वो किस तरह ये बताने में कामयाब हुआ, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब रिपल्शन हुई यानी स्मॉल एंगल पर या लार्ज एंगल पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ने डेविएशन शो की, यानी जो उनकी रिपल्शन हुई या उनकी जो जिस लिहाज से वो मुड़ गए, तो उसी उसकी निस्बत से जो है वो रदरफोर्ड ये बताने में कामयाब हुआ कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, यानी गोल्ड के एटम का डायमीटर और गोल्ड के एटम में जो मौजूद न्यूक्लियस है उसका डायमीटर क्या है। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल जो उसने पेश किया था उसमें उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। यानी एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है विच इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में जो है वो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। यानी कुछ पार्टिकल्स जो हैं 180 डिग्री पर जो है उनकी डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की। वो क्या शो करती थी कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम। यानी एटम का सारा मास जो है वो उसके सेंटर में मौजूद, जो कि न्यूक्लियस जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, वहाँ पर एटम का सारा मास जो है वो वहीं पर कंसनट्रेटेड होता है, यानी उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या थी, ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। तो उससे फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाला, यानी क्या नताइज अखज़ किए रदरफोर्ड ने देखा कि ज़्यादातर जो एटम की हिस्सा होता है ना वो क्या होता है, खाली होता है। यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से सीधे गुजर जाते हैं बगैर मुड़े। तो फिर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं जिनकी डिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल एंगल पर हुई थी, उसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर जो है पाया जाता है, लेकिन उसका डायमीटर क्या है, बहुत छोटा है। यानी न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से छोटा होता है। और उसके बाद जो है वो उसने बताया कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर है जो एटम के अंदर मौजूद है उसका उसका डायमीटर क्या होता है, 10⁻⁻14 या 10⁻15, जबकि एटम का जो रेडियस है वो क्या होता है, 10⁻10 मीटर। दस द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10,000 पार्ट ऑफ द साइज़ ऑफ एन एटम। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, यानी 10,000 टाइम्स जो है वो एटम से क्या है, छोटा होता है। ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड इन न्यूक्लियस। यानी एटम का जितने का सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस पर ही फोकस करता है। और क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जब मास हैं उनको ऐड करने पर जो है वो एटम का मास निकलता है। एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के बाहर मूव करते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो यानी कि +2 है प्रोटॉन तो -2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इट मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
अब रदरफोर्ड जो है ये बताने में कामयाब हो गया कि मेजर पोर्शन ऑफ द एटॉमिक मास इज कंसनट्रेटेड इन अ माइन्यूट सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी एटम का सारा जो मैस है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, एटम के सेंटर में, जो कि बहुत ही छोटा होता है और यानी माइन्यूट होता है, लेकिन एटम के सेंटर में पाया जाता है और एटम का सारा मैस जो है वो इसी पर ही बेस करता है। एज अर्ली एज इन 1920, फिर उसके बाद 1920 में जो है इसने प्रिडिक्ट किया कि कैसे जो है वो एटम का मैस लोकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई थी, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं तो उनके न्यूट्रॉन और फिर प्रोटॉन के मैस को ऐड करने पर जो है वो एटम का मैस निकलता है। तो ये किसने बताया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था। अब रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 32 पर ये रिज़ल्ट्स दिए हैं, टोटल 7 रिज़ल्ट्स हैं। आज हम हाफ़ रिज़ल्ट्स पढ़ेंगे, यानी पहले 5 रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास टू द फॉल अनडिफ्लेक्टेड, यानी ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो बगैर मुड़े ही फॉल में से गुजर गए, तो उसका मतलब क्या है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये ज़्यादातर आपको लाइन, ये क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि इस गोल्ड फॉयल शीट में से गुजर रहे हैं। तो ये ग्रीन लाइंस जो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से गुजर रही हैं, ये ज़्यादातर क्या है, बगैर मुड़े ही यहाँ से गुजरती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एटम का यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा खाली है, तो स्पेस होने की वजह से, खाली होने की वजह से जो रेज़ हैं वो आसानी से बगैर किसी रुकावट के यहाँ से गुजर जाती हैं। तो इट मीन्स कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है, यानी खाली है। सेकेंड रिजल्ट क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड that there is a center of positive charge in an atom which is called the nucleus of an atom। या कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन। जैसे देखेंगे पार्टिकल जब इसके साथ टकराता है तो उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल एंगल पर होती है। तो उसका मतलब क्या है कि एटम के सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 3, द कम्प्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। और जो पार्टिकल्स कम्प्लीटली रिबाउंस हो जाते हैं, यानी कम्प्लीटली जो है वो टकराने के बाद मुड़ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो डेंस होता है और हार्ड होता है। सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब देखें ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो तो गुजर गए हैं, तो उसका मतलब है एटम का साइज़ बड़ा है और ज़्यादातर हिस्सा खाली है। लेकिन कुछ पार्टिकल जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो उसका मतलब है सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है वो हार्ड है और न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से क्या है, स्मॉल है। उसके बाद नंबर 5 है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने ये पेज नंबर 32 पे रिजल्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये आप लोगों ने याद करने हैं, पहले 5, और इनका आप लोगों ने होमवर्क भी करना है।